कुफ्र। पंकज सुबीर। ज़फ़र आज भी घर नहीं लौटा है। ऐसा अक्सर ही होता है। दिन भर का थका हारा ज़फ़र देर रात घर लौटता है। घर लौटकर एक ही बात कहता है, आज खाना नहीं खाऊंगा। दोस्त नहीं माने तो उनके साथ खा लिया था। मुमताज़ भी कुछ नहीं बोलती। मालूम है कि उसका शौहर उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा कह रहा है, वरना क्या वो इतना भी नहीं जानती कि गरीबी और दोस्त ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं रह सकती। भूख का पेड़ जब पेट में उगा हो तो चेहरा खुद ही बता देता है। मुमताज़ इस एक झूठ को चुपचाप गर्दन हिलाकर मान लेती है। मान लेने के अलावा चारा भी क्या है। जब गुर्बत घर में भाएं भाएं करती डोल रही हो तो भूख भी उसकी सहेली बनकर सर पर तीन तिगाड़ा खेलती है। बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिलाकर सुला दिया है मुमताज़ ने। ज़फ़र जानबूझकर देर करता है। जानता है बच्चे सो गए होंगे। जब हाथ भरे होते हैं तब शाम ढले ही घर लौट आता है, मगर हाथ भी रोज़ कहाँ भरे होते हैं। अक्सर तो देर रात अपने ही घर चोरों की तरह आता है। अगर पेट में भूख हो तो आँखों में नींद भी कच्ची होती है। फिर बच्चों को भी क्या मालूम कि उनका बाप किस हाल में है। वो तो बस ये जानते हैं कि अब्बा सुबह से काम पर निकल जाते हैं। काम के बदले में पैसे आते हैं जिससे खाना आता है, और ये खाना भी भूख मार दवा है। अब इनको कौन बताए कि काम तो आदमी जब करे जब काम हो। दिन भर फैक्ट्री के पिछवाड़े बैठकर घर लौटा हुआ आदमी खाली हाथ नहीं आएगा तो कैसे आएगा। तीन भाइयों की पीठ पर पैदा हुई मुमताज़ का नाम माँ बाप ने मुमताज़ क्यों रखा था ये तो उसे पता नहीं। हाँ, नाम जैसा कुछ नहीं मिल पाया उसे। जो मिला वो सब कुछ उन नामों के मुताबिक था जो अम्मी झोंटे पकड़कर पीटती हुई उसे देती थी। करम जली, नसीब पीटी, उनकी ही ज़बान फल गई थी। अगर वो ऐसा जानती तो शायद उसे मुमताज़ ही कहकर बुलाती। बच्चे सो गए क्या? ज़फ़र ने धीरे से पूछा। हाँ, अभी सोए हैं। आज बड़ी देर कर दी, मुमताज़ ने कहा। हाँ, आज फिर काम नहीं मिला। ठेकेदार कहता था कि अगर और ऐसा चला तो वो वापस लौट जाएगा। यहाँ उसको बैठे की मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ज़फ़र ने कुर्ता उतारकर मुमताज़ को देते हुए कहा, खुदा सब ठीक करेगा, उस पर भरोसा रखो। मुमताज़ ने शौहर को टूटा हुआ जानकर कहा। हाँ, अब बस उसी का आसरा है, ज़फ़र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। कुर्ता टांग कर मुमताज़ बावर्ची खाने की तरफ चली गई। हाथ में खाने की प्लेट लिए लौटी तो ज़फ़र आंखें बंद किए लेटा था। भूख भी कितना आदी कर देती है आदमी को। जानता है कि अगर खाली हाथ घर लौटा है तो सिर्फ सुलाने के सिवा ये घर और कुछ भी नहीं देगा। खाना खा लो, मुमताज़ की आवाज़ सुनकर ज़फ़र चौंक पड़ा। अरे मैं तो, ज़फ़र की बात काटते हुए मुमताज़ बोली, बाहर से खाकर आए हो, पर थोड़ा बहुत खा लो, आज तुम्हारी पसंद का सालन बनाया है। तुमने खा लिया? ज़फ़र ने हाथ में प्लेट पकड़ते हुए पूछा। खा लूँगी, आप खाइए, तब तक मैं अंदर का काम निपटा लूँ। कहते हुए जैसे ही मुमताज़ अंदर जाने के लिए मुड़ी वैसे ही ज़फ़र ने उसका हाथ थाम लिया। आओ बैठो, साथ ही खा लेते हैं, ज़फ़र ने मुमताज़ को नीचे बिठाते हुए कहा। दोनों मियाँ बीवी चुपचाप खाना खाने लगे। दोनों छोटे से छोटा निवाला खाने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरा ज़्यादा खा सके। ऐसे कब तक चलेगा? मुमताज़ ने शौहर की तरफ देखते हुए कहा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब फैक्ट्री का आसरा तो है नहीं, ज़फ़र ने हाथ के निवाले को प्लेट में छोड़ते हुए कहा। ज़फ़र को निवाला छोड़ते देखकर मुमताज़ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत वक्त पर गलत बात कह दी। खा तो लो, फ़िक्र करने को तो उम्र पड़ी है, मुमताज़ ने शौहर के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। ज़फ़र ने फिर से खाना शुरू कर दिया। सोचता हूँ कि कल कैंट की तरफ चला जाऊँ। सुना है वहाँ कुछ फैक्ट्रियों में भर्ती चल रही है लेबर की, ज़फ़र ने सर झुकाए झुकाए ही कहा। कहीं पिछली बार जैसा ना हो, देखभाल के जाना, मुमताज़ ने भी उसकी तरह सर झुकाए हुए कहा। अब होता है तो होता रहे, इस पर तो किसी का बस नहीं है, ज़फ़र ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। कनपटियों की नसें कुछ उभर आईं। 2 महीने पहले भी ज़फ़र ने एक जगह काम के लिए कोशिश की थी। फैक्ट्री के मैनेजर ने मजबूत कद काठी देखकर उसे रखने पर अपनी रजामंदी भी दे दी थी, मगर जब सुपरवाइज़र के सामने पेशी हुई तो ज़फ़र की किस्मत उसके मज़हब के सामने हार गई।
बाहर निकलते वक्त ज़फ़र के कान में वो जुमले भी पड़े थे जो सुपरवाइज़र मैनेजर से कह रहा था, तुमको कुछ अक्ल भी है कि नहीं? ये लोग भरोसे के काबिल भी होते हैं। सेठ वैसे ही इन लोगों से चिढ़ता है। खुद तो जाओगे, साथ में मेरी भी नौकरी ले डूबोगे। सुपरवाइज़र की कही बात ज़फ़र के कानों में लावे की तरह उतर गई। आदमी ने अपनी बेईमानी और कमीनेपन को छुपाने के लिए मज़हब का लफ्ज़ गढ़ लिया है। ये लफ्ज़ हकीकत में आदमी ने पूरी आदमियत के कमीनेपन को उजागर होने से बचाने के लिए गढ़ा है। ये लोग कहते हैं कि वो लोग बेईमान हैं और वो लोग कहते हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं हैं। ये लोग वो लोग के चक्कर में पूरी आदमियत अपनी बेईमानी, अपना कमीनापन छुपाकर मासूम बनी रहती है। मुमताज़ ने ज़फ़र की कनपटियों और माथे की रगों को उभरते देखा तो धीरे से कहा, सब लोग एक जैसे थोड़े ही होते हैं। खाना ख़त्म करके ज़फ़र लोटा हाथ में लेकर बाहर हाथ धोने चला गया। मुमताज़ बर्तन समेटकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह जब ज़फ़र काम पर पहुंचा तो वहां का माहौल पिछले दिनों जैसा ही था। सारे मज़दूर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। ज़फ़र भी जाकर विनय के पास बैठ गया। विनय पढ़ा लिखा लड़का है, ज़फ़र से उम्र में भी कम है, फिर भी दोनों में खूब बनती है। आओ ज़फ़र भाई, तुम भी देखो तमाशा, विनय ने तंज़िया लहजे में कहा। तमाशा? आज क्या होने वाला है? ज़फ़र ने पूछा। सुना है आज सब फाइनल हो जाएगा। अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ। विनय ने तंज के साथ हंसते हुए कहा। खाओ तो तब ना जब घर में हो, ज़फ़र ने तंज का जवाब तंज में दिया। पूरी कविता सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ, कांदा रोटी ना मिले तो चूहे की पूंछ कतर कर खाओ। विनय ने कविता गाकर सुनाते हुए कहा। गरीबों के घर ये चूहे क्या भूखे मरने को आएंगे? आखिर चूहों का भी तो पेट होता है। जिस घर में इंसानों को ही 2 वक्त की नसीब ना हो रही हो, वहाँ के चूहों को रोज़े नहीं रखना पड़ेंगे तो और क्या होगा? ज़फ़र ने कहा। ज़फ़र भाई, कविता मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसने चूहे की पूँछ कतरने को कहा। विनय ने हंसते हुए कहा। ज़रूर किसी भरे पेट वाले ने लिखी होगी ये कविता, जिसके घर में चूहे होते होंगे। यहाँ तो बच्चे ही 2 वक्त के लिए तरस रहे हैं। ज़फ़र ने कुछ हिकारत के साथ जवाब दिया। अब करोगे क्या? यहाँ तो सुना है आज ही सब कुछ फुल और फाइनल होने वाला है। विनय ने ज़फ़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। देखूँगा, जहाँ मुझे मुसलमान होने के बावजूद काम मिल जाए। ज़फ़र के लहजे में कड़वाहट थी। ज़फ़र भाई, हिंदू मुसलमान तो कोई धर्म है ही नहीं। असल धर्म तो दुनिया में 2 ही हैं, अमीरी और गरीबी। भरे पेट वालों का धर्म और खाली पेट वालों का धर्म। जब तक आदमी का पेट खाली है तब तक उसे ना तो ये याद रहता है कि मैं हिंदू हूँ और न ये कि सामने वाला मुसलमान है। मगर जहाँ पेट भरा फ़ौरन ये याद आ जाता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। विनय ने ज़फ़र के लहजे की कड़वाहट को महसूस करते हुए दलाइल के अंदाज में ये बात कही। ज़फ़र ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप ज़मीन कुरेदता रहा। जब पेट में रोटियां छमछम करके नाच रही हों तब होता है आदमी हिंदू या मुसलमान, वरना तो हम एक ही ज़ात के हैं, भूखमरों की ज़ात के। हिंदू या मुसलमान होने का रईसाना शौक़ पालना हमारी औकात से बाहर की चीज़ है। विनय ने ज़फ़र के गुस्से को कम न होते देखकर अपनी बात को बढ़ाया। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? गरीबों की फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं हैं, होती तो रईसों की ही हैं, और रईसों के लिए मैं या तो मुसलमान हूँ या हिंदू, वो लोग जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़फ़र ने फिर तंज का तीर चलाया। विनय लाजवाब होकर उसे देखता रहा। जैसे ही अपना नाम बताता हूँ वैसे ही लोगों के माथे पर शिकन पड़ जाती है, जैसे मैं मुसलमान न होकर कोई जानवर हूँ। क्या मुझे सब दिखाई नहीं देता है? और बेईमानी तो आदमी की सरिश्त में है, लेकिन ये बेईमानी हमेशा भरे पेट वाले ही करते हैं। हम जैसे भुखमरे लोगों को रोटी का मसला हल करने से ही फुर्सत कम मिलती है जो बेईमानी जैसे अमीरों के शौक़ पालें। ज़फ़र ने विनय को खामोश देखकर कहा। और बच्चे क्या करते हैं दिन भर? विनय ने बात को गंभीर होते देखकर मौजू बदला। करते क्या हैं, जब तक यहाँ का काम चलता था वो स्कूल भी जाते थे, पर अब तो हालत ये है कि दिन भर मारे मारे मोहल्ले में फिरते हैं। ज़फ़र ने जवाब दिया। कहीं काम पर क्यों नहीं लगा देते? 4 पैसे लाएंगे तो तुमको भी सहारा मिलेगा, विनय ने कहा। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा।
सोचता था कि फैक्ट्री में काम चालू हो जाएगा तो फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दूंगा। बच्चों के हाथों में पेचकस और पाने पकड़ाना नहीं चाहता था, पर ऐसा लगता है कि यही किस्मत में लिखा कर आए हैं। वो तो भला हो मुमताज़ का कि उसे कुछ सीना पिरोना आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करके घर का चूल्हा सुलगा लेती है। ठंडी सांस भरते हुए ज़फ़र ने कहा, कोई ज़रूरी है कि बच्चों को मैकेनिक ही बनाओ, और भी तो काम है। विनय बोला, जो लोग मुझे मुसलमान होने की वजह से काम नहीं दे रहे हैं वो मेरे बच्चों को देंगे क्या? ज़फ़र ने फिर तलख़ी से कहा, एक काम है तो सही, और रोज़ रोज़ का भी नहीं है, बस हफ्ते में एक दिन करना है। तीनों बेटे एक दिन में ही इतना कमा लेंगे कि घर भी चल जाएगा और स्कूल भी जाने लगेंगे। विनय ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई गलत काम ही होगा। ज़फ़र ने कहा, गलत का मतलब चोरी वगैरह तो नहीं। हाँ, तुम्हारे मज़हब के हिसाब से वो ज़रूर है, जिसे वो तुम क्या कहते हो, हाँ कुफ्र, कुफ्र ज़रूर है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, कुफ्र की तो तब सोचें जब पेट में रोटियां हों, खाली पेट वालों के लिए क्या कुफ्र और क्या उसका डर। ज़फ़र ने कहा, तो चलो मेरे साथ। विनय ने उठते हुए कहा, कहाँ? पहले यहाँ का फ़ैसला तो सुन लें। ज़फ़र ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, फ़ैसला तो हो चुका है, अब हमारे सुनने या ना सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम चलो तो मेरे साथ। विनय ने हाथ पकड़कर ज़फ़र को उठाते हुए कहा, पर चलना कहाँ है? तुम चलो तो सही, तुम्हें कुछ सामान दिलाता हूँ। विनय बोला, सामान? यहाँ तो रोटियों के लाले पड़े हैं और तुम सामान ख़रीदने की बात कर रहे हो। ज़फ़र ने फिर हैरानी से पूछा, अभी उधार दिलवा देता हूँ, परसों आकर पैसे दे जाना। कहाँ से दे जाऊँगा? क्या कल पैसे आसमान से टपक पड़ेंगे? ज़फ़र ने फिर सवाल किया। आसमान से नहीं, इन्हीं रईसों के पास से आएंगे जो तुम्हें काम नहीं दे रहे हैं। विनय ने कहा, कैसे आएंगे? चलते हुए ज़फ़र ने पूछा। सब मालूम हो जाएगा, तुम चलो तो सही। कहते हुए विनय ने ज़फ़र को बाँह पकड़कर खींच लिया। शाम को जब सामान का झोला लिए हुए ज़फ़र घर पहुंचा तो मुमताज़ हैरत में पड़ गई। ये क्या ले आए? हाथ का झोला पकड़ते हुए उसने कहा, काम का सामान है, विनय ने दिलवाया है, कल से बच्चों को काम पर भेजना है। और हाँ, एक थैली में कुछ राशन भी है, विनय ने ही दिलवाया है कि परसों आकर पूरा हिसाब कर जाना। ज़फ़र ने जवाब दिया, काम पर भेजना है? कहाँ? मुमताज़ ने पूछा। वो कल बता दूंगा, सुबह जल्दी उठाकर बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देना। ज़फ़र ने मुख्तसर सा जवाब देकर बात को ख़त्म कर दिया। सुबह जब मुमताज़ बच्चों को नहला धुला कर लाई तो देखा ज़फ़र सारा सामान जमा कर बैठा है। ज़फ़र ने बच्चों को देखा तो मुमताज़ से बोला, मेरे वास्ते भी नहाने का पानी भर दो, तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देता हूँ। मुमताज़ जब पानी भरकर लौटी तब तक ज़फ़र बच्चों को तैयार कर चुका था। मुमताज़ ने देखा तो कानों पर हाथ रखकर बोली, या खुदा, ये क्या कुफ्र कर रहे हो? कुछ कुफ्र नहीं है, ये बस एक दिन का ही है, बस हफ्ते में एक दिन के लिए। ज़फ़र ने लापरवाही से कहा। ज़रा तो खुदा का खौफ करो, मुमताज़ ने कहा। इसमें बुरा क्या है जो डरूं? कोई चोरी डकैती जैसे काम तो करवा नहीं रहा हूँ मैं अपने बच्चों से, ज़फ़र ने जवाब दिया। मगर पास पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मुमताज़ ने फिर सवाल किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुंह अंधेरे बच्चे निकलेंगे तो शाम ढलने के बाद ही आएंगे, कोई देखेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? ज़फ़र ने फिर उतनी ही लापरवाही से कहा। मगर मुमताज़ ने कुछ दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन ज़फ़र ने हाथ का इशारा करके बात काटते हुए कहा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मुमताज़ ने शौहर के तेवर देखे तो कुछ नहीं बोली। ज़फ़र ने छोटे बेटे के बाल ठीक किए और बोला, ठीक वैसा ही करना जो मैंने बताया है, इन 3 लफ्ज़ों के अलावा कुछ भी मत बोलना, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़े बेटे ने जवाब दिया, जी अब्बू। चलो एक बार अपनी अम्मी के सामने जाकर प्रैक्टिस कर लो, ज़फ़र ने कुछ मुस्कुराकर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा। तीनों बच्चे मुमताज़ की तरफ पहुँचे और अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की लटकन को ऊपर उठाते हुए एक आवाज़ में बोले, जय श्री महाराज।